नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। हिरासत में पिटाई के बाद गोहाना में दलित युवक की संदिग्ध मौत, मुख्यमंत्री ने बताया आत्महत्या। मंत्रियों के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। लेखकों पर हमले की साहित्य अकादमी ने की निंदा, साहित्यकारों से फैसला वापस लेने की अपील। घटती सहनशीलता पर साहित्यकारों का शांति मार्ग। आयातकों की केंद्र सरकार से दाल की स्टॉक लिमिट हटाने की मांग। सरकार को 135 रुपए के भाव पर रोजाना मुहैया कराएंगे 100 टन दाल। अब तक 50,000 टन दाल जब्त। दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। सरकार ने किया फंड देने से इनकार। कश्मीर मसले पर तीसरे पक्ष को शामिल करने से भारत का इनकार। कहा उफा की शर्तों पर एनएस से बातचीत के लिए तैयार। आतंकवाद के मुद्दे पर ओबामा ने दी नवाज शरीफ को नसीहत। और आइए देखते हैं पहली खबर। हरियाणा के सुनपेट गांव में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद गोहाना कस्बे में एक दलित लड़के की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के चलते लड़के की मौत हुई। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। हरियाणा के गोहाना कस्बे में एक लड़के की संदिग्ध मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हिरासत में पुलिस की पिटाई से लड़के की मौत हुई है। परिवार वालों ने लड़के का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक बंदे का तो काम हो ही नहीं सकता जी। जहाँ तक हमारा शक है, पुलिस ने मारा जिसको, कस्टडी में मरा जी। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रही है। मरने वाले के भाई ने बयान दिया है 2 पुलिस वालों का अगेंस्ट, वो एफआईआर हमने दर्ज कर ली। इन्वेस्टिगेशन में जो आउटकम आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में कोई खामी नहीं है। कल फिर एक और घटना हुई गोहाना में। एक दलित युवक की जान गई है। उसकी भी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। वो एक अलग विषय है, उसको जातीय इसके साथ न जोड़े। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक है, शांति बहाल है। लेकिन इंडिविजुअल घटनाओं को यदि हम इस प्रकार का जातीय लपेट में लेंगे तो ये अच्छा नहीं है। सोनीपत के गोहाना कस्बे में एक लड़का अपने घर में फांसी पर लटका मिला। लड़के के परिवार के लोगों का आरोप है कि चोरी के एक मामले में पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई थी और लड़के की मौत की वजह पुलिस हिरासत में पिटाई है। वल्लभगढ़ में हुए हादसे में जहां पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था, वहीं गोहाना में मृतक के परिजन सीधे सीधे पुलिस को इस मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में सच्चाई तो जांच के बाद सामने आ जाएगी, लेकिन लगातार हो रही इस तरह की घटनाक्रम पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का न्यायपूर्वक रवैया ही इन सवालों को शांत कर सकता है। गोहाना से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। उधर हरियाणा के सोनपेट गांव में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। वहीं यमुनानगर के दौलतपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक युवक को जिंदा जला दिया, जिसके इलाज के दरमियान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उनके हौसले बढ़ गए। हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का भी मामला सामने आया, जहां पर आरोपियों ने दशहरा देखकर लौट रहे परिवार पर हमला किया और लड़की को अगवा कर लिया। पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ लिया।
और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रियों को बयान देते समय सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री ये कहकर नहीं बच सकते कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से वीके सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने वीके सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बल्लभगढ़ मामले में दिए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने माफी तो मांग ली, लेकिन अपने मंत्रियों के बयानों से घिरी केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। चाहे हम सरकार के हों अथवा संघ संगठन के हों, कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। वीके सिंह के माफी मांगने के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगा है। मायावती ने वीके सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से इस मामले में सफाई मांगी है। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने मंत्रियों के खिलाफ या दूसरे लोग हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरक्षण के ही खिलाफ हैं, बाद में लीपापोती करने को कुछ भी करें। हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ साथ इस मामले में इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल के सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने वीके सिंह के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है और 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गाजियाबाद के एसएसपी को तलब किया है। इसका भी संज्ञान लेकर हमने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को लिखा है कि इसमें केस रजिस्टर करें और फेयर इन्वेस्टिगेशन, तो तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन करके और हमको रिपोर्ट करें। विदेश राज्य मंत्री ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में बल्लभगढ़ मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। इससे पहले भी वीके सिंह समेत कुछ मंत्रियों के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जिस तरीके से दलितों के खिलाफ मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद सरकार का जो रवैया है, फिर उनका जो बयान है, असल में ये क्या इशारा करता है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल हैं। दिलीप, स्वागत है आपका। एक के बाद एक घटना हम देख रहे हैं, आ रही हैं, पिछड़े या फिर दलित तबके के खिलाफ हो रही हैं। सरकार और मंत्रियों के बयान, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। क्या वाकई ये दिखाता है कि खुद को एक तरफ खड़ा कर लेने से वो बचाव की जो मुद्रा है उसमें वाकई वो सेफ जोन पे है, या फिर सरकार का जो दायित्व है कम से कम उसको निभाने की जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए आगे? मुझे लगता है, देखिए, कि ये मामला सिर्फ उतना सरल नहीं है जितना राजनाथ सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, वक्तव्य है कि जैसे कोई गलती हो गई और उन्होंने माफ़ी मांग ली तो मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से एक समाज के अंदर में और ख़ास करके हमारे नेताओं के अंदर में एक जो असंवेदनशीलता है, ये एक तो वो दिखता है। दूसरा, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ जातियों को लेकर जो हमारी ट्रेनिंग है, बचपन की ट्रेनिंग है, जो हम पढ़ते हैं, परिवार में बताया जाता है, इन सब का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं वीके सिंह के बयान में आया है। वरना आप किसी और वर्ग के प्रति जब ऐसी कोई घटना होती है तब ऐसा कोई बयान नहीं आता है। तो वीके सिंह का जो बयान है, मेरे ख्याल से सरकार को ज़्यादा संवेदनशीलता इस समय अपेक्षित थी, क्योंकि देखिए वीके सिंह की अपनी ट्रेनिंग एक फौजी के नाते एक ऐसी ट्रेनिंग है जो देश को मजबूत बनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो किया है उससे राष्ट्रीय एकता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आप समुदायों के अंदर में अगर कटुता बढ़ती है, अगर इस तरह का कोई चिंतन आता है कि हमारे मंत्री हमें लेकर संवेदनशील नहीं है, तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा है। और समुदाय के बीच में कटुता फैलाने की जो धाराएं हैं, इसके तहत सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या ये मामला बनता है या नहीं बनता है। ये सरकार का विवेक है, ये कोई मतलब इसमें हम मांग करें इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है, ये नहीं चल सकता। बहुत कुछ चलता है लेकिन ये नहीं चल सकता। और जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या वाकई जैसे कि सरकार के कुछ मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन अगर इस तरह के कोइंसिडेंस को माना भी जाए तो फिर सरकार कर क्या रही? सरकार का जो फर्ज है असल में उस पर सवाल खड़े होते हैं।
देखिए, मेरे पास ऐसा तो कोई डाटा नहीं है और ये डाटा शायद थोड़े समय बाद ही आता है, 1 साल या कुछ समय के बाद ही आएगा, जब क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताएगा कि ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। लेकिन मैं अपनी मेमोरी के आधार पर और लंबे समय तक इस इलाके में रिपोर्टिंग करने के आधार पर जो मेरा अपना आकलन है कि ऐसी घटनाएं कांग्रेस के समय में भी बड़ी संख्या में हुई हैं। हरियाणा में दलित उत्पीड़न की सबसे बड़ी घटनाएं जिसकी वजह से हरियाणा को हम जानते हैं, वो ज़्यादातर घटनाएं कांग्रेस के समय हुई है। तो कांग्रेस आज अगर ये पोजीशन ले रही है कि जैसे कुछ ऐसा हो गया है जो कि उनके समय नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कांग्रेस वहाँ पर वो बताने की कोशिश करे कि बल्कि वो लोगों के स्मृति पर भरोसा नहीं कर रही है। उनको लग रहा है कि लोगों को याद नहीं है। महज एक राजनीतिक दांव खेल यही मिर्चपुर, यही गोहाना, यही दुलीना, ये सारी बड़ी घटनाएं जो है, इनमें से ज़्यादातर बड़ी घटनाएं, सारी नहीं, दुलीना मेरे ख्याल से चौटाला जी के समय हुई थी। तो ये ऐसी घटनाओं की बाढ़ कांग्रेस के समय में भी लगी थी। तो ये भारतीय समाज के सवाल है। मेरे ख्याल से राजनीति से बियॉन्ड ये सवाल भारतीय समाज का सवाल है कि क्या हम 16% आबादी, इस देश का हर 6ठा आदमी दलित है, कोई छोटी आबादी नहीं है। एक रुकना चाहूँगा, इस बीच में रविंद्र शिवराणा जो है, जो गोहाना मौजूद थे, वो जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके के हालात वहाँ पर हैं और जो सरकार यानी राज्य सरकार का जो पक्ष दिखा है अब तक, कमोवेश स्थिति किस तरह की नज़र आ रही है? विश्वास की जो बात हो रही थी, क्या असल में वहाँ पर नज़र आता है या फिर अभी भी अविश्वास की जो खाई है वो एक के बाद एक घटनाओं के बाद और चौड़ी होती नज़र आती है? देखिए कविंद्र जी, जो अगर 2 घटनाओं की बात करें जो वल्लभगढ़ और उसके बाद गोहाना में हुई है, तो जो मृतकों के जो परिवार हैं उनकी तरफ से लगातार यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस जो है, वल्लभगढ़ में जो पुलिस थी उसने लापरवाही की। लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और यहाँ जो मामला है गोहाना का, क्योंकि सीधे पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है और मृतक के जो परिवार है उनका आरोप है कि पुलिस की कस्टडी में जब ये बच्चा था तब उसकी मृत्यु हुई है और ये हिरासत में हुई मौत है, जिसके लिए कि पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और उनकी मांग भी यही है कि जो एएसआई, 2 एएसआई जो वहाँ पर थे, उनके खिलाफ जो है इस तरह की धाराएं लगाई जाएं जिनमें या तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के खिलाफ मामला बनाया जाए या 302 का मामला उनके खिलाफ बनाया जाए। सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। जाहिर है इस तरह के जब मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रंजिश के बात हो या कोई और दूसरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस तरह का मामला हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक समाज की बात की जाती है तो समाज के वो लोग कम से कम कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करें जिनको इस तरह के मामलों से फ़ायदा हो रहा है। और इसका पूरा नुकसान जो है वो पूरे समाज को होता है। जो लगातार लंबे समय से जो 2 जातियां साथ रहती हैं उनके बीच भी वैमनस्य किसी तरीके से पैदा हो जाता है जब अलग अलग तरह के बातें, विचार सामने रख दिए जाते हैं। और यही कारण है कि जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि हरियाणा में एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह की घटनाओं का, चाहे वो दुलीना का मामला हो या फिर मिर्चपुर का घटना हो या यही गोहाना जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं। यहाँ पे भी पिछले जो 2005 के बाद जब हुड्डा सरकार आई थी तब यहाँ पर पूरे दलित बस्तियों को, पूरी दलित बस्ती को जो है जला दिया गया था और उसमें भी 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से पुराना घटनाक्रम जो चल रहा है उसकी वजह से जब छोटी-फुट घटनाएं होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रंजिश की वजह से अलग अलग जातियों में हों, लेकिन उसका असर जो है पूरे समाज पर और दोनों जातियों पर पड़ता है। जी रविंद्र, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए वहाँ से। दिलीप, आखिरी सवाल, क्या वाकई ऐसा लगता है कि सामाजिक ताने बाने में जिस तरीके की सीख या फिर जिस तरीके का मैं कहूँ कि बचपन से लेकर और आगे तक का जो एक परिवेश है उसमें कहीं बड़ी खामी है जिस पर फोकस न करते हुए राजनीतिक फायदे के लिहाज से उसको आगे बढ़ा दिया जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि समस्या जो है वो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि भारत में अलग अलग समुदाय जो रह रहे हैं उनके बीच में एकता का एक पक्ष हो और लोग एक दूसरे के सुख में और दुख में साझेदार हों, ये कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में दलितों के खिलाफ कोई घटना होती है तो सिर्फ दलित सड़क पर आता है। मेरे ख्याल से ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बुरा है। राष्ट्र अगर सामूहिक रूप से शोक नहीं मना सकता है, फ्रांस में जब शार्ली एब्दो पे हमला होता है अखबार पे, 40 लाख लोग सड़कों पे आ जाते हैं। भारत में ऐसा कुछ होता है तो दलित पर होता है तो दलित सड़क पे आएगा, मुसलमान के खिलाफ कुछ हो गया तो मुसलमान सड़क पे आएगा। मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में शायद अभी भी हैं। हम राष्ट्र दरअसल उस तरह से बन ही नहीं पाए हैं जहाँ एक दूसरे के दुख और सुख साझा हो, और कहीं ना कहीं सरकारें इस मामलों को उस तरह की संवेदनशीलता के साथ हैंडल नहीं कर रही है। और सरकार के सामूहिक विवेक पर गहरा प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं? क्या ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप कोई ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि अगली घटना न हो? मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकारें फेल हो रही हैं। दिलीप जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी।
सड़क पर उतरे साहित्यकार, अभिव्यक्ति की आजादी की मांग। अकादमी ने भी तोड़ी चुप्पी, कहा सतर्क रहे सरकार। देखिए पहली खबर, सड़क पर साहित्यकार, रात 8 बजे। कई साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के बाद आज साहित्य अकादमी की आपात बैठक हुई, जिसमें देश के लेखकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। अकादमी ने उन साहित्यकारों से पुरस्कार वापस लेने की अपील भी की है। इधर कई कवि और लेखकों ने आज दिल्ली में कन्नड़ लेखक एम कुलबर्गी की हत्या और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर शुक्रवार को साहित्यकार प्रदर्शन करने उतरे, लेकिन वो दो अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। कुछ साहित्यकार लेखकों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में सरकार के खिलाफ खड़े दिखे। इस तरह से संघर्ष करना बहुत जरूरी था, तो हम अपना जो संदेश है वही पहुंचाना चाहते हैं कि अब तो कान खोलो, देखो क्या हो रहा है, पूछो। ये नहीं कि हम आपके पास आए, आप पूछो ना लेखकों से। इनके खिलाफ भी प्रस्ताव पास करे, अध्यक्ष के खिलाफ भी, जो अध्यक्ष ने सही रुख अख्तियार नहीं किया और सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने वालों का विरोध किया। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित मुहिम बताया। पुरस्कार आपको इसलिए मिला कि आपने अच्छा साहित्य लिखा, जो समाज का आईना आपने दिखाया है एक्चुअल में। तो वहाँ अब ऐसी कलम में कौन सी आपकी में जंग लग गई कि आपको पुरस्कार लौटा का विरोध दर्ज करना पड़ रहा है। भाई कलम आपके पास थी, आप लिख सकते थे। तो साहित्य अकादमी अवार्डीज ने अभी तक पुरस्कार नहीं लौटा है, बहुत बड़ी संख्या है। असगर वाजाहिद साहब से पूछे, अलका सरावगी जी से पूछे, इन लोगों ने अवार्ड अपने वापस नहीं किए, लेकिन उन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। तो ये षड्यंत्र है, ये आपको क्यों नहीं दिख रहा? लंबे अरसे की चुप्पी के बाद साहित्य अकादमी ने सरकार से साहित्यकारों की सुरक्षा और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकारी मंडल जो आज हुआ है, इस हत्या की पुनः निंदा करता है। पूर्व में भारतीय लेखकों की हुई हत्याओं और अत्याचारों को लेकर वह बेहद दुखी है। साहित्य अकादमी लेखकों की स्वायत्त संस्था है, जिसे साहित्यकार ही संचालित करते हैं। पुरस्कारों का फैसला भी अकादमी ही करती है। इसलिए साहित्य अकादमी ने लेखकों से पुरस्कार वापसी के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। अब तक नयनतारा सहगल और अशोक वाजपेयी समेत 35 से ज्यादा लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दालों के दाम में लगातार तेजी के बीच आयातकों ने केंद्र सरकार से स्टॉक लिमिट हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयातकों को स्टॉक रखने की लागू सीमा से मुक्त रखा जाए। आयातकों ने हर दिन 1 लाख किलो अरहर दाल 135 रुपये प्रति किलो के लिहाज पर उपलब्ध कराने की पेशकश भी की। और उस बीच आज 4 राज्यों में 15,000 टन से ज़्यादा दाल जब्त की गई है। इस तरह से अब तक 10 राज्यों में 50,000 टन से ज़्यादा दालें जब्त हो चुकी हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को दाल आयातकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने दाल आयात में हो रही समस्याओं का जायजा लिया। आयातकों ने दाल आयात पर लगी स्टॉक लिमिट को हटाने की मांग की है। हमारी मंत्री जी से मांग थी कि जो इम्पोर्टेड पल्सेस है, जो प्राइवेट इंपोर्ट 50 लाख टन जो सालाना इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर स्टॉक लिमिट हटा दी जाए, उसको स्टॉक लिमिट के प्रीव्यू में ना लाया जाए। और मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया कि इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा दाल आयातक सरकारी एजेंसियों को हर दिन 1 लाख किलो यानी 100 टन अरहर दाल 135 रुपये किलो की दर से मुहैया कराएंगे। सस्ते दामों पर नवंबर के आखिरी तक आपूर्ति जारी रहेगी। Association has announced today that it will make available to the government 1 lakh kilos of tur dal at 135 rupees per kilo to any government agency for the public distribution. जनवरी में 25 लाख टन आयातित दाल के भारत में पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच कांग्रेस का दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के दोनों बराबर की जिम्मेवार है, इसलिए लिहाजा हम लोग दिल्ली के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चौक के ऊपर दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में महंगाई रूपी पुतला का दहन कर रहे हैं। राज्यों में जमाखोरों पर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए केंद्र सरकार दूसरे उपायों पर भी काम कर रही है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने सीधे किसानों से दाल खरीदने का फैसला किया है।
सरकार किसानों से 40,000 टन दाल खरीदेगी। ये खरीद नवंबर में शुरू होगी। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालात का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अब तक 36,000 टन दाल जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और त्योहारों के सीजन में दिल्ली में एक बार फिर से कूड़े के ढेर लग सकते हैं। नगर निगम के 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने वेतन के मुद्दे पर काम ठप कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने निगम को फंड देने से इनकार कर दिया है। सड़क पर गंदगी का ढेर और धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी। राजधानी दिल्ली में आज जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। नगर निगम के 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यानी अब से ना तो सड़कों की सफाई का काम होगा, ना ही कूड़ा उठाया जाएगा। हमारी जो मांगे हैं, अहम मांग हमारी जो है मेडिकल कैशलेस कार्ड है, जिसके ना होने की वजह से हमारे हजारों कर्मचारी की मौत हो रही है। अगर हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड मिल जाएगा तो वो जो लोग मर रहे हैं वो मरने से बच जाएंगे। सैलरी नहीं मिलती टाइम पे। अच्छा जी, और जब सैलरी नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या? बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे? घर में परेशानी है, हारी है, बीमारी है, पता क्या कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी तनख्वाह में बढ़ोतरी, एरियर, भत्तों और कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसी 17 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि इस मुद्दे को निपटाने के लिए आज एमसीडी के तीनों कमिश्नर दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार से भी मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की दलील है कि दिल्ली में अक्टूबर तक 1,859 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए गए थे। उसके बाद केजरीवाल सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान भी 2,370 करोड़ रुपए निगम को दिए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार के पास अब एमसीडी को फंड देने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार का यह भी कहना है कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया 1,555 करोड़ रुपए डीडीए से नहीं ले पा रही है। अगर ये पैसा एमसीडी को मिल जाए तो कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत नहीं होगी। एलजी साहब भी इंटरवीन करें इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करे और डीडीए से नगर निगम का जो करीब 1,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वो नगर निगमों को दिलवाएं, ताकि नगर निगम को अगर कोई कमी आ रही है पैसे की तो वो पैसे की कमी पूरी हो सके। अगर उनकी किसी योजना में दिल्ली सरकार को जितना देना था उससे कहीं ज़्यादा भुगतान दिल्ली सरकार की ओर से किया जा चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सफाई कर्मचारी 2 बार इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल पर जा चुके हैं। तब सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए थे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में दिल्ली वालों को त्योहारों के इस सीजन में मुश्किलें हो सकती हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कश्मीर मसले पर किसी तीसरे पक्षकार की भूमिका को भारत ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से ही समाधान के पक्ष में है। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत पाकिस्तान से उफा में बनी सहमति के आधार पर एनएसए स्तर की बातचीत कर तैयार है। कल व्हाइट हाउस में ओबामा से मुलाकात में नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया। कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष को शामिल करने की पाकिस्तान की कोशिशों की भारत ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साझा बयान से साफ है कि आतंकी संगठनों के प्रति पाकिस्तान के रवैये से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। इंडिया हैज ऑलवेज डिजायर्ड रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज विद पाकिस्तान बायलैटरली थ्रू डायलॉग एंड पीसफुल मीन्स। इट इज पाकिस्तान व्हिच हैज चोजन टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। We hope that this visit conveys a clear message to Pakistan that the international community is deeply concerned about its support to and sponsorship of terrorism. दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने कश्मीर मसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी होगी। Obviously, the United States and Pakistan have a long-standing relationship, work and cooperate on a whole host of issues, not just on security matters, but also on economic and scientific and educational affairs. ओबामा और शरीफ ने परमाणु सुरक्षा, अफगानिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इस्लामाबाद के समर्थन जैसे जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
Pakistan-America relations span over 70 years, and it is my endeavor to further strengthen and solidify this relationship. अमेरिका ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु करार करने से भी साफ इनकार कर दिया है। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।